चलो नेक्स्ट चैप्टर यार स्टार्ट करना है। रिएक्शन मैकेनिक्स। आइए देखिए इस चैप्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक से। केमिकल बॉन्डिंग जैसा ही एक चैप्टर है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस किस प्रकार से होती है। तो जब किसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म के बारे में कि वो कैसे हो रही है, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस कंप्लीट होती है, जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो इससे कहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शंस हो, किसी भी सबस्ट्रेट की रिएक्शंस हो। अब किसी भी सबस्ट्रेट की कहने का मतलब, जैसे कि हमने पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे, एल्केन, एल्कीन, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईथर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइन, बात करें ईथर, और बात करें एसिड हैलाइड। इतने सारे कंपाउंड हमने अभी बनाए हैं, देखे हैं, और उनका नेमिंग भी किया है, उनका डिटेक्शन भी किया है, उनका एस्टिमेशन भी किया है। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसे रिएक्शंस होती है, या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे रिएक्शंस करते हैं, तो आइए जरा देखते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो कैसे रिएक्शंस करता है, तो आइए जरा समझें, उसकी मैकेनिज्म देखें। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट, क्या नाम लेते हैं उसको? सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट आपका कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, अमाइंस हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। कहने का मतलब कौन होगा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब कोई सबस्ट्रेट आता है तो क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है अटैकिंग रिएजेंट। कौन रिएक्ट करता है इससे, या इसके ऊपर कौन हमला कर देता है? अटैकिंग रिएजेंट। क्या बोला जा रहा है? तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई रिएक्शंस होती है तो कैसे होती है? तो सबस्ट्रेट आता है और इस सबस्ट्रेट के ऊपर कौन अटैक करता है? अटैकिंग रिएजेंट। अब ये अटैकिंग रिएजेंट आपके कौन हो सकते हैं? तो ये अटैकिंग रिएजेंट टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अटैकिंग रिएजेंट? तो पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैकिंग रिएजेंट पूछे कौन होता है, तो पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। तीसरा होता है फ्री रेडिकल। अब ये क्या है, सब पढ़ेंगे इनके बारे में, पहले बस नाम सुनते जाओ। और चौथा होता है कार्बीन। ये 4 टाइप के क्या रहते हैं? अटैकिंग रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट आता है और इस सबस्ट्रेट पर अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है? अटैक करता है, हमला करता है। और जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा, अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, तो ये अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है? सबस्ट्रेट के अंदर पाए जाने वाले बिटवीन द एटम बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है? सबस्ट्रेट पर आके सबस्ट्रेट के अंदर जो एटम्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड, उनको क्या करता है? ब्रेक। सुनते जाओ कैसे रिएक्शंस होती है। और ये हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर रिएक्टेंट की ऐसी ही रिएक्शंस होगी, ऐसे ही रिएक्शंस करेगा हर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो समझिए क्या होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड आया या रिएक्टेंट आया, रिएक्टेंट के ऊपर कौन अटैक करता है? अटैकिंग रिएजेंट। अटैक करके क्या कराता है? बॉन्ड को ब्रेक। बॉन्ड की क्या होती है? ब्रेकिंग। अब जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो ब्रेकिंग बॉन्ड का होना, तो बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, तो यहां पर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या लगेगा? एनर्जी। तो ये स्टेप, जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा
सबस्ट्रेट के ऊपर तो बॉन्ड ब्रेक कराएगा, और बॉन्ड ब्रेक कराएगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो स्टेप हो जाएगा एंडोथर्मिक। कैसा स्टेप हो जाएगा ये? एंडोथर्मिक। अब अटैकिंग रिएजेंट ने बॉन्ड को ब्रेक किया सबस्ट्रेट के अंदर, और जब सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड ब्रेक होंगे पुराने और फिर नए बॉन्ड फॉर्म होंगे तो बन जाएगा सबस्ट्रेट के अंदर। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपको एक स्टेज मिलेगी जिसको नाम दिया जाएगा इंटरमीडिएट। क्या नाम देते हैं इसको? इंटरमीडिएट। और फिर ये इंटरमीडिएट क्या करते हैं? आपस में रीअरेंज। ये इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो आपस में रीअरेंज करते हैं, मतलब फिर से एक दूसरे से जुड़ते हैं ये इंटरमीडिएट। और जब जुड़ेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? बाहर आएगी, और एनर्जी बाहर निकलेगी तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा ये? एक्सोथर्मिक। और जब फिर रीअरेंजमेंट होता है इंटरमीडिएट में, मतलब इंटरमीडिएट एक दूसरे को फिर से जोड़ते हैं, और जब इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट, मतलब जोड़ने को कहेंगे रीअरेंजमेंट, बॉन्ड बनाएंगे, जुड़ेंगे तो इसे रीअरेंजमेंट कहते हैं। और जब बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी? निकलेगी, और फिर इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट करके मतलब बॉन्ड बना के कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट में। ये है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की या कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस है तो वो इसी प्रकार से होगी, कोई भी रिएक्शंस। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर कौन अटैक करेगा? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट अटैक करके क्या कराएगा? बॉन्ड का ब्रेकिंग। ब्रेकिंग होगा तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। तो पूछे अटैकिंग रिएजेंट, या जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो इसमें एनर्जी देनी पड़ती है कि मिलती है? देनी पड़ती है। तो स्टेप कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। तो पूछा जाए ये रिएक्शंस आपकी एंडोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक। फिर क्या बनते हैं बॉन्ड ब्रेक होके? इंटरमीडिएट। फिर इंटरमीडिएट आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। इनके जुड़ने को क्या कहा जाता है? रीअरेंजमेंट। जब जुड़ेंगे तो बॉन्ड बना के ही जुड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि विदाउट बॉन्ड जुड़ जाएंगे। तो फिर क्या बनेंगे? बॉन्ड। और बॉन्ड जब बनेंगे तो क्या निकलेगा? एनर्जी। एनर्जी निकलेगा तो स्टेप कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। तो रीअरेंजमेंट स्टेप कैसा होता है? और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्लियर? क्लियर। तो जरा ध्यान से समझेंगे क्या बोला गया। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन कैसे होगी? तो सबसे पहले कौन आएगा? सबस्ट्रेट। उस पे कौन अटैक करेगा? अटैकिंग रिएजेंट। बॉन्ड की क्या होगी? ब्रेकिंग। और प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। क्या बनेंगे? इंटरमीडिएट। क्या होगा उनमें? रीअरेंजमेंट, मतलब एक दूसरे से फिर से इंटरमीडिएट जुड़ेंगे। और इंटरमीडिएट जब जुड़ेंगे तो जुड़ के बनाएंगे भाई साहब क्या? प्रोडक्ट। क्लियर? अब जरा देखते हैं, अब ये जो रिएक्शंस हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसका ये जो रिएक्टिविटी है ये कैसा है, कितना है, कब अच्छा होगा, कब ज्यादा होगा? तो बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शंस की। इसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। तो सुनेंगे जरा ध्यान से। तो बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शंस की। तो ये रिएक्शन चल रही है तो हम कहेंगे जितना ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, समझिएगा, जैसे कोई भी रिएक्शंस होगी, जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हुई, फाइनली हमें क्या मिला इसमें? प्रोडक्ट। अब हम कहेंगे जितना ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बना तो हम कहेंगे रिएक्शंस कैसी हुई? अच्छी हुई। भाई ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तो हम क्या बोलेंगे? रिएक्शंस कैसी हुई? अच्छी हुई। और अच्छी क्यों हुई? क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट रिएक्टेंट का किसमें कन्वर्ट हुआ है? प्रोडक्ट में। और ज्यादा अमाउंट कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब रिएक्टेंट आपका कैसा रहा होगा? रिएक्टेंट। तो आप कहेंगे रिएक्शंस की रिएक्टिविटी कैसी है? ज्यादा। और मान लो रिएक्शंस हो बिल्कुल ना के बराबर प्रोडक्ट बने, क्या हो? ना के बराबर प्रोडक्ट बने,
आपने रिएक्टेंट लिया कम से कम 1000 केजी और प्रोडक्ट बना 5 केजी। प्रोडक्ट कितना बना 5 केजी। तो आप क्या बोलोगे, रिएक्शंस की रिएक्टिविटी कैसी है, बेकार। आप कहोगे मजा नहीं आया रिएक्शंस कराने में, ये रिएक्शंस बहुत बेकार रेट से हुई, या ये बहुत बेकार इसकी क्या है रिएक्टिविटी, रिएक्टेंट आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे, इसलिए प्रोडक्ट का अमाउंट कैसा बन रहा है, कम। तो क्या बोला जा रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। अगर इस रिएक्शंस की हम रिएक्टिविटी देखना चाहें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस रिएक्शंस की अगर हम रिएक्टिविटी देखना चाहें तो क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा अमाउंट बनेगा किसका, प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का ज्यादा अमाउंट बना मतलब ज्यादा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। और ज्यादा रिएक्टेंट कब कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, जब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम, समझ रहे हैं ना। और कम रिएक्टिविटी होगी तो कम रिएक्ट करेगा, कम रिएक्ट करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसा होगा, कम, प्रोडक्ट कम बनेगा। तो हम कहेंगे रिएक्शंस कैसी है, बेकार। क्यों करा है ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट कम बने, बेकार। तो छोड़ देंगे भैया, लागत आ गई 10 लाख की, मिल रहा है प्रॉफिट 5000 का, तो कौन ऐसी रिएक्शंस करने की कोशिश करेगा, क्यों, है ना। बोलो बोलो भाई, है क्वेश्चन पूछे क्या आपने? अच्छा एक फिर से क्वेश्चन बता। ये 2 साड़ी 2 घंटे में सूखती है, बता 4 साड़ी कितने घंटे में सूखेगी? यार तुम लोग यार ना बोलो यार, उसको पूछने दो, अभी 4 घंटे बोल रही थी वो, है तुम यार फालतू मेरा क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया। मेरे को टेस्ट लेना है ना, है क्या सीखा तुम बताओ। अच्छा 5 किलो आलू और 5 किलो कपास लिया, दोनों का वजन किया, कौन भारी, बताओ, बता नहीं रही है। 5 किलो आलू लिया, 5 किलो कपास लिया, दोनों का वजन किया, बताओ कौन भारी होगा, तो इसको बताना। आगे बढ़ो। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन देखो किसके बराबर होगी, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की क्षमता के बराबर। इनको मैं सुबह क्वेश्चन पूछा कि 5 किलो आलू भारी होगा, बोले कपास भारी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। आए बातें मत करो, सुनो इसको ध्यान से, अभी तो पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, क्या नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब बात कर रहे यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट का अमाउंट होगा हम कहेंगे रिएक्शंस की रिएक्टिविटी कैसी है, उतनी ज्यादा। जितना कम प्रोडक्ट का अमाउंट होगा हम कहेंगे रिएक्शंस की रिएक्टिविटी उतनी क्या है, कम। बंद हो गया क्या? आप बंद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिए। अब जरा इस बात को समझो, प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा, एक और पॉइंट, प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा। तो सुनेंगे जरा, प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा। तो भाई प्रोडक्ट ज्यादा जब बनेगा, या प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ज्यादा अमाउंट में और ज्यादा स्टेबल जब होगा जब इंटरमीडिएट आपका कैसा होगा, स्टेबल। अब अगर इंटरमीडिएट आपका स्टेबल है और यही इंटरमीडिएट से आप क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। अगर इंटरमीडिएट आपका स्टेबल और इसी इंटरमीडिएट से आप क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तभी आपका बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसा होगा, स्टेबल। बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसा होगा, स्टेबल। क्यों? क्योंकि यही इंटरमीडिएट। अब जरा ध्यान से सुनो, अब कैसे स्टेबल हो जाएगा, अब ये इंटरमीडिएट है, जरा जब ये रीअरेंज होगा मतलब जुड़ेगा तो एनर्जी क्या करेगा, और रिलीज करेगा। एनर्जी और रिलीज करेगा तो प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी क्या होगी, और कम। एनर्जी और कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा। या फिर हम सिंपल सी बात बोले कि मान लो अगर हमारा इंटरमीडिएट है, स्टेबल है, तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्टेबल। क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल है, ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। अब उसी इंटरमीडिएट से आप क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो आपका इंटरमीडिएट ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाला था, तो बनने वाला प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा।
समझ में आई बात। और मान लो इंटरमीडिएट आपका कमजोर बना, इंटरमीडिएट आपका कैसा है, कमजोर। अब इंटरमीडिएट ही कमजोर है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा ही नहीं रहेगा, है ना। मान लो एक इंटरमीडिएट हो ना, उसकी पूरा दिन मतलब जिंदगी है 5 दिन का, 5 दिन बाद वो मर जाएगा। अब तुमने उससे प्रोडक्ट बना दिया, उससे प्रोडक्ट बना दोगे तो बनने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा दिन नहीं जिएगा, क्योंकि उससे जो उसमें अंदर कंपोनेंट लगे हैं वो कैसे हैं, वीक। भाई सिंपल सी बात है ना, जैसे मोबाइल में हमने फैक्ट्री में मोबाइल बनाया, उसमें हम प्रोडक्ट मतलब इंटरमीडिएट जोड़ रहे हैं, कहीं ये चिप लगा रहे हैं, कहीं वो चिप लगा रहे हैं। अगर वो सब लोकल क्वालिटी की लगा देंगे तो उससे जो मोबाइल बना है क्या वो टिकाऊ होगा, क्या बोलो ना। तो हम कहेंगे यार रिएक्शंस बेकार है, कोई मतलब नहीं है रिएक्शंस करने का। क्या बोलोगे, इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, बेकार। और उसी में बढ़िया अच्छा अच्छा सामान लगाए, इंटरमीडिएट अच्छे अच्छे लगाए, तो मान लो आईफोन बन जाए, बढ़िया सा प्रोडक्ट। अब वो कितने साल चल रहा है, 10 साल, तो तुम भी कहोगे अरे वाह कितना अच्छा फोन बना है, क्योंकि उसके अंदर जो कंपोनेंट डाले गए हैं वो उनका लाइफ कैसा है, ज्यादा। तो उससे वही बना है प्रोडक्ट, तो फिर प्रोडक्ट का भी लाइफ कैसा होगा, ज्यादा। भाई जब तुम्हारा इंटरमीडिएट ही कमजोर होगा तो क्या प्रोडक्ट कभी स्ट्रांग बन सकता है, क्या नहीं। सिंपल सी बात। तो इंटरमीडिएट स्ट्रांग होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, और स्ट्रांग। इंटरमीडिएट कमजोर होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट भी आपका कैसा रहेगा, कमजोर ही। क्लियर है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शंस की रिएक्टिविटी जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट आएगा उतना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, तो उनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल। तो ये जो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के। समझ रहे ना, ये दोनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट जितनी ज्यादा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। यील्ड प्रोडक्ट की ज्यादा कब होगी, या प्रोडक्ट ज्यादा मजबूती से कब बनेगा, ज्यादा दिनों तक कब तक टिका रहेगा, जब उसका इंटरमीडिएट भी कैसा हो, मजबूत। समझ रहे कि नहीं। भाई हम चेयर बना रहे हैं नीलकमल प्लास्टिक का, उसको हमने बनाया, रिएक्टेंट जो भी लाया, रॉ मटेरियल लिया, उससे रिएक्शंस करा के हमने रिएक्शन से क्या बनाया, इंटरमीडिएट। अब मान लो इंटरमीडिएट कमजोर है, तुमने उसी से चेयर बना दी, क्लियर है। अब वो चेयर मार्केट में आएगी, ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, क्योंकि उसका जो इंटरमीडिएट है वो कैसा है, कमजोर। तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसा है, बेकार। लाओगे आप, टूट जाएगा, टूटेगा तो तुम्हारा पैसा वेस्ट होगा। फिर तुम 4 लोगों को बताओगे यार ये कंपनी का प्रोडक्ट कभी मत लेना, बोलो ना, बताओगे ना, तो फिर कंपनी का क्या होगा, नुकसान। तो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं बनाना चाहेगी। ये जो जितनी भी लड़ाई चल रही है ना आज के डेट में, सब सुपीरियरिटी के लिए, कि अच्छा कौन करेगा उसके लिए लड़ाई चल रही है। और अच्छा करने के लिए हमें इंटरमीडिएट कैसे चाहिए, अच्छे। भाई गाड़ी बनानी है, उसमें साइकिल का टायर थोड़ी ना लगाएंगे, बढ़िया है ना, चलाने के लिए मजबूत टायर लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात। इनके लिए लगा सकते हैं, इनको तो क्या वो बैलगाड़ी वाला पहिया भी चल जाएगा, चलेगा। बैलगाड़ी में कभी घूमी है, तुम्हारे किस्मती बेकार है, बैलगाड़ी में ना घूम पाई तुम, है ना। अब कभी देखे तो घूम जरूर लेना एक बार, है ना। कहीं रास्ते रास्ते में जा रही हो तो रोकना, भैया भैया हमको इसको घुमा। चलो आगे देखो नेक्स्ट। अब तीसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरमीडिएट से बने प्रोडक्ट। और ये स्टेप कैसा था, एक्सोथर्मिक। जरा समझिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई, निकल गई। तो हम सोचेंगे जितनी ज्यादा एनर्जी निकले, मतलब एक्सोथर्मिक स्टेप जितना अच्छा हो, मतलब एनर्जी कैसे निकले, ज्यादा। अब एक्सोथर्मिक स्टेप है अगर अच्छा होगा, कहने का मतलब एनर्जी कैसे निकलेगी, ज्यादा। तो इंटरमीडिएट से ज्यादा एनर्जी निकल गई, तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी कैसी होगी, कम। प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है कि नहीं। और स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हम कहेंगे यार बहुत अच्छी रिएक्शन हुई, मजा आ गया, बहुत अच्छी रिएक्टिविटी है इस रिएक्शंस की, ये प्रोडक्ट बहुत स्टेबल बन रहा है, यही बोला जाएगा। और मान लो गलती से एक्सोथर्मिक स्टेप कम हुआ, कहने का मतलब एनर्जी कम निकली। एनर्जी कम निकली तो भैया इंटरमीडिएट है, कम एनर्जी निकाल रहा है, तो फिर प्रोडक्ट में जाएगी सारी एनर्जी, तो प्रोडक्ट में एनर्जी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। और एनर्जी ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी कम तो भैया हम प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, रिएक्शन ही नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बना के कोई मतलब नहीं है, बना दिया, खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो काहे के लिए प्रोडक्ट बनाया जाएगा। समझ में आया ना। प्रोडक्ट वही बनाएंगे जो
अच्छा हो, क्वालिटी में हो, स्टेबल हो, ज्यादा दिनों तक चले। मोबाइल खरीदा तुमने, चाइना मेड है ना, 5 दिनों बाद खराब हो गया, उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होता था। अब तो आने लगा। पहले के जमाने में तो भैया खतरनाक फोन आता था, है ना। वो चाइना वालों ने इतने वैसे बेकार बेकार फोन बेचे। नोकिया, पहले नोकिया कंपनी का यहाँ पे वर्चस्व था। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। हर हाथ में मोबाइल। पहले नोकिया का फोन आया, फिर नोकिया का बाप आया रिलायंस, अनिल अंबानी वाला, मुकेश अंबानी वाला नहीं, वो रिलायंस। अनिल अंबानी भाई अपना कोर्स ने तो क्या किया, वहीं से पूरा माहौल बिगड़ा देश का ना, वहीं से लोग बर्बाद हुए, क्योंकि उसने वो इनकमिंग, पहले इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का पैसा लगता था, है ना। लोग पहले मिस कॉल मार के ही काम चलाते थे, है ना। बस जैसी घंटी गई बस जा नहीं पाई क्या ऐसा करते थे, क्योंकि कभी कभी और दूसरा भी इंतजार करता था, वो भी हाथ में फोन दिया रहता था। जैसे फोन आया तुरंत उठाता था, उसमें ही साला फोन है। 2 रुपए का कॉल होता था पहले एक, वो भी 60 सेकंड। सोचो तो कितना जमाना महंगा था। अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट, रात भर बताओ, कोई परेशानी नहीं है ना। यही तो हो रहा है दुनिया में, चल क्या रहा है और क्या। सही बता रहे हैं ना? नहीं सही बता रहे। लड़कों के लिए तो मैं खास तौर से बोल रहा हूँ, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दो। कोई ऐसे लहराए ना तो ध्यान लगा रहना, अपना लगा रहने देना उनको, है ना। इस लहराने में तुम्हारा जिंदगी लहरा जाएगा। ध्यान रखना ये सब चीजें। आओ इधर पढ़ो, पहले ध्यान दो। तो क्या बोला जा रहा है भाई, एनर्जी ज्यादा निकलेगा। तो मैं बता रहा था तुमको, प्रोडक्ट चाइना मेड फोन बना दिए, सब बिग कंपोनेंट लगा दिए, है ना। तो क्या होगा, यूज करते थे पहले का। तो पहले नोकिया आया, फिर रिलायंस आया। रिलायंस वालों ने भाई गजब ही कर दिया, 799 में पूरा महीना फ्री हो। पहले तो रिचार्ज ही बहुत महंगा होता था, रिचार्ज इतना महंगा होता था। और पहले कुछ नहीं भाई, 222 वाला कीपैड रहता था, बस ऑन करो, बस उसी के लिए। पहले तो वो सबसे पहले BSNL का आया था, 7 रुपए का एक कॉल होता था। सोचो कितना महंगा जमाना था। लोग बस सेकंड बात करते थे, 2-3 सेकंड की भाई, और गिनती गिनते थे 57, 58 तक, क्योंकि 59, 60 और 60 के बाद एक भी हुआ तो मतलब पैसा पूरा 7 रुपए फिर से कटेगा। कॉल तुम्हारी फिर पूरी हो चाहे ना हो, चाहे तुम 1.5 मिनट बात करो, चाहे 1 मिनट 1 सेकंड करो, 14 रुपए लग जाएगा। फिर आई हच, वही वोडाफोन बाद में हो गई वो। फिर उसके बाद ये रिलायंस वाले आए, अपना रिलायंस का कंपनी, उन्होंने मोबाइल में ही इनबिल्ट सिम था। पहले GSM आता था, मतलब प्रीपेड सिम, उसका सिम भी नहीं निकाल सकते थे, वो फोन आता था। फिर उसके बाद नोकिया आया देश में। नोकिया पहले भी था, पर नोकिया इतना ज्यादा बिका कि बता नहीं सकते। हर हाथ में वही नोकिया का फोन, वो सांप सीढ़ी वाला गेम वही खेलते रहते थे लोग, है ना। वो कितना खेला, वो बहुत स्टेज होती थी भाई। वही हमारे जमाने का वो सबसे अच्छा गेम हुआ करता, एक मारियो और एक वो, बस 2 ही चीज होती थी, सांप सीढ़ी वाला। फिर वो चलता रहा। फिर उसके बाद आई चाइनीज कंपनी भाई, और उन्होंने ऐसे लावा, माइक्रोमैक्स, पता नहीं, और वो फैन ऐसे इतनी खतरनाक होते थे, नीचे गिर जाए तो टूट जाते थे तुरंत। वो सब टच स्क्रीन वाले आए, इतना बेकार क्वालिटी का टच स्क्रीन बता नहीं सकते, मतलब गिरे टूट गया। वो ज्यादा महंगा भी नहीं था, 2-2.5 हजार रुपए का फोन आता था। अभी भी शायद मिल सकता है, लोकल मार्केट में भी मिलती है वो फोन, है ना। बहुत सारा कंपनी, नाम भी नहीं सुना होगा तुमने, ऐसा कंपनी नाम रहता था। फिर उसके बाद बड़ा फोन आया। फिर उसके बाद सैमसंग आया। भाई सैमसंग के बारे में बता दें, सैमसंग मोबाइल कंपनी नहीं है। सैमसंग दुनिया की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, याद रखना, बहुत बड़ी। उसका मेन काम कंस्ट्रक्शन का है, बड़े बड़े ब्रिज बनाती है, बड़े बड़े बंगले बनाती है। दक्षिण कोरिया की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है सैमसंग। मोबाइल कंपनी तो ये कहीं से भी नहीं है। क्लियर? चलो फिलहाल तो आगे बढ़ाएंगे, एक दिन बता देंगे तुम्हें इसके बारे में, सैमसंग के बारे में। फिर इसके बाद वो आईफोन आया भाई। आईफोन का प्रोडक्ट अच्छा निकला, क्योंकि उनका कॉस्टिंग अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो इंटरमीडिएट डाले, रॉ मटेरियल लगाए हैं, उनका पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो कॉस्ट भी ज्यादा लेते हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये चलते हैं, ऐसा कई सालों तक चलते हैं। एक बार ले लो तो 5 साल के लिए तो फ्री हो गए, तुम टेंशन ही नहीं लेनी होती है। चलो फिलहाल तो आगे आओ, इधर पढ़ाई करो, बाद में आईफोन देखना। नहीं तो अभी कहेंगे मम्मी से मेरी रोज लड़ाई होती है, पापा से मेरी रोज लड़ाई होती है, ये मेरी तो रोज लड़ती है घर पे जाके, मेरे को दिलवा दो एक, है ना। करती है कि नहीं? ओ ये झूठ बोल रही है, नास्पिटिस के चेहरे पे लिखा है, कह रही है नहीं। आओ इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। तो एनर्जी निकले तो एक्सोथर्मिक स्टेप जितना अच्छा होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। एनर्जी कम निकलेगी, प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी कम। तो आप बोल सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एक्सोथर्मिक स्टेप के, मतलब रीअरेंजमेंट के।
या एक्सोथर्मिक स्टेप। अब एंडोथर्मिक स्टेप से क्या देखें, अब मान लो जब आप अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करा रहे हो सबस्ट्रेट के ऊपर, तो यहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी देनी पड़ रही है। इधर देख लो, अब आप जो एनर्जी दे रहे हैं उसका अमाउंट कैसा होना चाहिए, कम। कैसा होना चाहिए, कम। एंडोथर्मिक स्टेप कैसा रहना चाहिए, कम। क्यों? क्योंकि एनर्जी आप सबस्ट्रेट को देंगे, कम एनर्जी देंगे तो सबस्ट्रेट टूट के क्या बना रहा है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में कैसी रहेगी, कम एनर्जी। कम एनर्जी होगी तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी कैसी रहेगी, ज्यादा। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, स्टेबिलिटी है तो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो हम कहेंगे इसकी एनर्जी कैसी है, मतलब रिएक्शन की रिएक्टिविटी कैसी है, ज्यादा। अब मान लो एंडोथर्मिक स्टेप कम होगा तो रिएक्टिविटी कैसी जा रही है, ज्यादा। अब मान लो ज्यादा एनर्जी दे दें, ज्यादा एनर्जी दे देंगे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, मान लो ज्यादा एनर्जी ले ली सबस्ट्रेट ने, तो सबस्ट्रेट के अंदर एनर्जी ज्यादा पहुंच गई, सबस्ट्रेट के अंदर एनर्जी ज्यादा, तो वो एनर्जी किसके अंदर आएगी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी और इंटरमीडिएट के अंदर एनर्जी ज्यादा, तो ये कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसा होगा, लेस स्टेबल। तो बताओ एंडोथर्मिक स्टेप कैसा होना चाहिए, कम की ज्यादा। तो रिलेशन कैसा, इनवर्सली के डायरेक्टली। तो एंडोथर्मिक स्टेप ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम, एंडोथर्मिक स्टेप कम होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा। तो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एंडोथर्मिक स्टेप। अब एक बात और सुनो, गलती से मान लो यहां पर मान लो रिएक्शंस हो रही है कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और उसमें एंडोथर्मिक स्टेप डोमिनेट कर जाए, क्या कर जाए, एंडोथर्मिक स्टेप। किसके ऊपर, एक्सोथर्मिक स्टेप। इसका मतलब समझो, एंडोथर्मिक स्टेप डोमिनेट कर जाए एक्सोथर्मिक स्टेप के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि दी जाने वाली एनर्जी कैसी है, ज्यादा। मिलने वाली एनर्जी कैसी है, कम। तो देखो दो दे तुम ज्यादा रहे हो तो इंटरमीडिएट के पास कैसी एनर्जी रहेगी, ज्यादा। ज्यादा एनर्जी रहेगी और मिल कैसी रही है, कम। तो एनर्जी ओवरऑल कैसी हो जाएगी, ज्यादा प्रोडक्ट की, और एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम। तो स्टेबिलिटी कम हो गई, प्रोडक्ट बनते ही मर जाएगा, रिएक्शंस कराने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर किसी रिएक्शंस में एंडोथर्मिक स्टेप, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आप करा रहे हो, मान लो कहीं को हो रही है और उसमें एंडोथर्मिक स्टेप ज्यादा हो जाए, किससे, एक्सोथर्मिक स्टेप, तो इस रिएक्शंस में बनने वाले प्रोडक्ट बेकार होते हैं या बिल्कुल मरे हुए होते हैं, या इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, बिल्कुल बेकार। तो भाई ये प्रोडक्ट ही बेकार बनना है तो फिर हम ऐसी रिएक्शंस कभी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना, करते रहोगे क्या। मान लो चाय बना रहे, ठीक है, चाय में हमने सब मिला दिया, उसमें चाय पत्ती, शक्कर, पानी, मिल्क, अदरक जो भी डालना सब डाल दिया। चाय बन रही थी, थोड़ी जैसी बनी, चाय बनने में टाइम था लेकिन जैसी बनी फट गई, कोगुलेशन हो गया, मिल्क अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया। तो क्या तुम चाय बनाते रहोगे, बनाते रहोगे, है ना, कि भाई अभी इंटरमीडिएट फट गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बनाते रहो फिर से चाय बन जाएगी, ऐसा होगा क्या। तो वो भी एक रिएक्शन ही है, वो भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, समझो। तो जैसे दूध फटा, इंटरमीडिएट खराब हो गया, इंटरमीडिएट खराब होगा तो क्या आप उससे बनाओगे चाय, चाय बनाओगे तो और बेकार बनेगी, बनेगी कि नहीं। देखो यही है, इंटरमीडिएट कमजोर बना तो उससे बनने वाली चाय भी कैसी बनी, बेकार। तो कुछ लोग होते हैं ना, पी जाते हैं छान छून के, कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना, और क्या। कुछ लोग तो क्या, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, चाय में मक्खी भी गिर गई वो निकाल लेते हैं, है ना। नहीं, कुछ लोग तो चाय नहीं फेंकेंगे, मक्खी नहीं फेंकेंगे, चाय की मक्खी निकाल के फेंकेंगे नहीं, उसमें भी ये चाय है उसको भी चूस लेंगे, देखेंगे चीज क्या होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो गाँव में मिल जाते होंगे निर्ले का बिरले आदमी, देखे ऋतिक तुमने ऐसे है, तेरे गाँव पाए जाते क्या ऐसे, हमारे गाँव पाया जाता नहीं, हमारे गाँव बहुत बेकार बेकार व्यक्ति पाए जाते। एक आदमी तो ऐसा था कि भाई उसने सांप पकड़ा, नागिन, नागिन जहरीली नागिन था, है ना, सांप नहीं नागिन, वो नागिन पकड़ा भाई, और उसका क्या किया, बाहर पकड़ा और बहुत विषैली थी, उसने क्या दांत तोड़ा
और उसमें दांत तोड़ने के बाद निकला बढ़िया जहर, ऐसे उसने फिर मुंह में बड़ा मस्त पिया। ठीक उसका जब जहर पिया ना तो 3 दिन उसको होश नहीं आया था, पूरा चेहरा काला हो गया था, पूरा पोले लगा था, मरने वाला। प्योर नागिन थी वो, प्योर जहर था, प्योर पॉइजन है ना। पी गया साला, ना पीता सह मैं तो गाँव ने बोल दिया नहीं उसमें कुछ नहीं है, पीटा पीटा जहर, बन गया शंकर जी भाई। समझ लो 3 दिन होश नहीं आया था उसको, 3 दिन ऐसे ही पड़ा रहा बिल्कुल जमीन पे है। फिर क्या जिंदा हो गया। कुछ आदमी सांप से भी ज्यादा जहरीले होते हैं, देखा नहीं फिल्मों में, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में देखो, साला सांप काट देता था, मिथुन चक्रवर्ती कुछ नहीं, वो साला सांप जाके कोने में मर जाता था। पुरानी फिल्मों में देखा कौन सी फिल्मों में, कैसी कितनी सारी फिल्म बनी बॉलीवुड में, सांप मर गया लेकिन हीरोइन हीरो कुछ नहीं हो रहा है। पहले तो इतना बड़ा जादूगर था, जैसे पहले सांप हीरो को कभी नहीं काटता था, है ना। हीरो ने हमेशा साला पता नहीं जंगल में अकेले क्या करने जाती थी, मैं कोई फिल्मों को देखा ही नहीं, वो फिल्मों की पुरानी स्टोरी देखो, वो हमेशा अकेली जंगल में जाएगी, सब वहां कोई है नहीं तो अकेला क्या करने जा रही, मेरे को पहला लॉजिक वो समझ में नहीं आया। ठीक है, मान लो फिर वहां गई भी तो सांप काटेगा, और सांप काटेगा तो तुरंत हीरो ही पहुंचेगा, ये भी साला बड़ा मामला खराब था, और कोई नहीं आ सकता, हीरो ही पहुंचेगा वहां। तो आगे आ जाएगा। अब तो ये देखो सुनो, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन समझो जरा ध्यान से, क्या है रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, क्लियर। तो क्या बोला जा रहा है, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस कब अच्छी होगी, जब उसमें प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा होगा। प्रोडक्ट कब बनेगा अच्छा, जब उसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, अच्छा। इंटरमीडिएट कब अच्छा, या सॉरी बात करें, या फिर इंटरमीडिएट से जब प्रोडक्ट बने तो एक्सोथर्मिक स्टेप कैसा हो, ज्यादा, और जब एंडोथर्मिक स्टेप हो तो वो कैसा हो, कम। तो रिएक्शंस की रिएक्टिविटी कैसी होगी, ज्यादा, मतलब बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, ज्यादा। अब ये है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब इसी मैकेनिज्म को हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले इस मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट लाए, तो सबस्ट्रेट क्या होते हैं पढ़ चुके हैं। अब सबस्ट्रेट ने जब अटैक किया तो बॉन्ड ब्रेक हुए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है और ये कैसे होती है। तो सबसे पहले अब हम इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म में एक एक करके सारे पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पूरी मैकेनिज्म में पहले एक एक करके सबको पढ़ेंगे, फिर रिएक्शन की मैकेनिज्म फिर से देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इस टॉपिक में बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड कैसे क्या हो रहा है, ब्रेक। जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी तो फिर पढ़ेंगे नंबर 2 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, और जब इंटरमीडिएट पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे हम किसके बारे में, अटैकिंग रिएजेंट। और प्रोडक्ट तो बनेंगे ही, तो उनके बारे में पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये 3 पार्ट हमें सीखनी है रिएक्शन मैकेनिज्म में। पहला बॉन्ड ब्रेकिंग, दूसरा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, और तीसरा टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कि कैसे ये अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल अटैकिंग रिएजेंट भी है, इंटरमीडिएट भी है, दोनों की तरह काम करता है, तो ये कैसे करता है। अब इन सब बारे में हमें जानना है, और फिर हम रिएक्शंस कराएंगे, देखेंगे कि कौन सी सबस्ट्रेट की कौन से अटैकिंग रिएजेंट करने से क्या इंटरमीडिएट बनते हैं उस रिएक्शन के, और उन इंटरमीडिएट से क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कब इंटरमीडिएट स्टेबल होंगे, कब वीक होंगे, तो स्टेबिलिटी अगर कमजोर है तो कैसे बढ़ाएंगे उनकी स्टेबिलिटी, समझ रहे हैं ना। प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो वो मैकेनिज्म देखेंगे। इतना नोट करिए, फिर आगे बनाइए, लिखिए इसको, राइट डाउन कर लीजिए। जिनका नहीं हुआ है पूरा लिखिए, जिनका हो गया है उनको मुबारकबाद। किसी को किसी पॉइंट में कहीं पे डाउट आ रहा हो, कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो, तो ये सब पढ़ाया है, तो कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो पूछ सकते हो, कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो
क्योंकि ये मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए। मैकेनिज्म समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आएगा। और ये पार्ट बिल्कुल आसान है, जितना डेली करा रहे घर जाके याद करके आओ अगली क्लास में। डेली के डेली खाना डेली खाते हो ना, याद भी डेली किया करो। कंडीशंस लगा, लाइफ में तभी आगे निकल पाओगे। हमेशा अपने आप को उस चीज को पाने के लिए प्रेरित करो। कंडीशंस रखो अपने सामने, हम ये करके देंगे तो हमें इतना फल मिलेगा, और अपने आप को रिवॉर्ड करो हमेशा, हमेशा। यही जिंदगी का सबसे बड़ा मूल मंत्र। पैसा तो सभी लेके आए हैं, सबके पास पैसा है, सबको खाली आ जाना है। कोई यहाँ किसी से भी चल ले, सबकी सवारी अंतिम एक जैसी है, सब बराबर है दुनिया। हो गया सबका? चलिए हेडिंग डालें, बॉन्ड ब्रेकिंग। चलिए एक एक करके तीनों टर्म पढ़ेंगे। पहले बॉन्ड ब्रेकिंग, फिर टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, और तीसरा टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालें, तो याद रखेंगे। अच्छा हेडिंग मत डालो, एक पॉइंट लिख लो पहले तो तुम लोग। क्या पहले एक पॉइंट लिख लो। For 12 and 12 pass students for the duration of 120 days. Admission open in July. Classroom for class 11 to 12 pass. Ocean 152 New Civic Center live. Let the ability of your potential grow louder with MTSC Ocean Talent Search Exam. For classes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 science and 12 science. Ocean 152 New Civic Center live. Grab the chance of winning cash rewards. ऐसे लिखना, इन ए ऑर्गेनिक इन ए रिएक्शन एक्सोथर्मिक स्टेप ऑलवेज डोमिनेट ओवर द एंडोथर्मिक स्टेप। क्लियर? फॉर गुड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, फॉर गुड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद अच्छा बनने के लिए। इफ एंडोथर्मिक स्टेप, इफ एंडोथर्मिक स्टेप, मान लो एंडोथर्मिक स्टेप गलती से, इफ एंडोथर्मिक स्टेप डोमिनेट ओवर द एक्सोथर्मिक स्टेप, then रिएक्शन इज नॉट एडवाइजेबल। हम कहेंगे भैया रिएक्शन आपको नहीं करानी है, ये छोड़ दो इसको, रिएक्शन ही नहीं करने की जरूरत है। रिएक्शन इज नॉट एडवाइजेबल। ऐसी रिएक्शंस कराने के लिए कोई भी सलाह नहीं दे सकता, और दे रहा है तो उससे ज्यादा कोई बेवकूफ नहीं है। कटी चाय कह रहा और पढ़ते रहो, है ना, तो भैया ये काम नहीं कर सकता। तो हमेशा रिएक्शंस में अगर प्रोडक्ट अच्छा चाहिए तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा निकलनी चाहिए कि दी जानी चाहिए? निकलनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा प्रोडक्ट के पास एनर्जी उतना कैसा रहेगा? कम। उसका स्टेबिलिटी एकदम कैसा होगा? झमाझम। और गलती से एंडोथर्मिक स्टेप ज्यादा हो गया, एनर्जी तुम ज्यादा दे दिए तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी दोगे तो भैया इंटरमीडिएट के पास एनर्जी कैसा रहेगा? ज्यादा।
इंटरमीडिएट कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल, उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसा रहेगा, और ज्यादा लेस स्टेबल, बनते ही मर जाएगा। और ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मान लो काला जामुन बना, उसमें रसगुल्ला बनाते समय काला जामुन खोआ खराब डाल दो तो क्या होगा, 2 दिन में खराब हो जाएंगे सारे रसगुल्ले, कोई नहीं खाएगा उनको, फेंक देंगे सब। लेकिन अच्छा खोआ डालोगे, बढ़िया क्वालिटी का, अच्छा स्टेबल खोआ डालोगे तो बनने वाला काला जामुन में कैसा होगा, अच्छा। ऐसे हमारे इंडिया में, अपने इंडिया में सबसे अच्छा काला जामुन हमारे यहाँ ही मिलता है, फेमस है, सर्च करना कभी, मुरई का। हमारे यूपी बिहार में खाने पीने की चीजें हम लोगों से अच्छा कहीं नहीं मिल सकती खाने पीने में। नहीं, सही बता रहे, तुम लोग के यहाँ जितने में शादी हो जाती है ना, हम लोग के वहाँ खाने के बजट होते हैं सिर्फ उतने, मतलब राशि साई होती है, 51 मिठाई 101 मिठाई बनते हैं खाने, मतलब शादियों में हम लोग के यहाँ 15-15, 16-16 लाख रुपए खाने का खर्चा होता है, सिर्फ खाने का। एक बार चलना हमारे यहाँ, शादी दिखाएंगे तुम्हें, इतना खाने का खर्चा, फिर दारू का अलग 3 से 4 लाख रुपए, फिर उसके बाद बंदूकें चलेंगी, उसका खर्चा अलग। और हमारे यहाँ बंदूक एक नहीं चलती भैया, खतरनाक लेवल के चलती, किसी ने 5 चलाई तो दूसरा 11 चलाएगा, जिसने 11 चला दी तो समझ लो अगला 21 चलाएगा, और फिर वो कब खत्म होगी पता नहीं, और उसमें जान किसकी जाएगी ये भी नहीं पता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उसके बाद रात में पीने के बाद किसी को समझ में नहीं आता, बंदूक हाथ में आ गई तो फिर एक बार में फायर होता है, और जब फायर इतने होते हैं ना तो केजीएफ में देखते हैं ना, बड़ी माँ की है ना, वो लाल हो जाता ना भाई आगे का रॉड, ऐसे ही बंदूक की नाल रॉड हो जाती, कोई टच नहीं कर सकता, बेटा टच कर लेना तो समझ लो उतना हाथ पिघल जाएगा, उतना उंगली ही खत्म हो जाएंगी, वहीं चिपकी रह जाएंगी, वो इतना हाई हो जाती है बेटा। सब तो एक्सपर्ट है इस काम का, उसको क्या बता। हो गया भैया, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा, नहीं तो मोदी के पास पहुंच जाएगा, बोले आदमी FIR करवाओ उसके ऊपर, साला ऐसे इस बात नहीं। अरे बोले कट्टा बंदूक की बात करता है। बना भैया, चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग डालो, बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन, फिजन माने होता है ब्रेकिंग, बॉन्ड का मतलब बॉन्ड और फिजन का मतलब ब्रेकिंग, तो आप लिख सकते हो ऑब्लिक बॉन्ड ब्रेक। बॉन्ड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। देखिए बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम आज एक तो खत्म हो रहा है। और आज कौन सा डे है? मंडे। अभी माहौल आज चल बड़ा मंडे शांत शांत लग रहा है। चलो आइए तो सबसे पहले तो बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एटम के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्योंकि बोला गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके कंपाउंड है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड इनके डेरिवेटिव्स। और यहां पर लगी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन की पैरेंट चेन, और उस कार्बन कार्बन की पैरेंट चेन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? अब जरा देखें, अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, एक कोवैलेंट बॉन्ड, अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये बताने की बात नहीं है क्या कि ये कैसे बनता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। डॉली बताएगी इसकी डेफिनेशन, कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे बनता है, यही बता दो तुम, डेफिनेशन छोड़ो। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या है, तुम यही बता दो, डेफिनेशन छोड़ो।
थोड़ा तो तुम्हें याद रहना चाहिए। अब देखो केमिस्ट्री तुम ऐसा थोड़ी ना कि पुराना कुछ भी नहीं, सब कुछ यूज होना है। जितना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है लर्न करना स्टार्ट कर दो, सबका यूज है यहाँ पर। डेली केमिकल बॉन्डिंग लर्न करके बोलो बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड की परिभाषा। कैसी शेयरिंग, इक्वल क्या अनइक्वल? अनइक्वल शेयरिंग से। तुमने तो पूरा लंका ही लगा दी, कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक तो बचा ही अनइक्वल, नहीं तो इक्वल ही होगा है। इक्वल शेयरिंग से बनता है देवी जी, अनइक्वल शेयरिंग से कौन सा बनता था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए, तो क्या होता है कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है बिटवीन टू एटम in a molecule break in two ways। इसको तोड़ने के दो रास्ते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो कार्बन कार्बन या कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है दो एटम के बीच में, इसको ब्रेक करने के दो रास्ते हैं। कितने रास्ते? दो। जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब इसके ऊपर मैंने अटैकिंग रिएजेंट से अटैक कराया। अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट से जब अटैक कराया तो इसने क्या किया? इस पे अटैक किया, और ये जो बॉन्ड था कार्बन और इस एटम के बीच में, हैलोजेंस के बीच में, अब इस अटैकिंग रिएजेंट ने क्या किया? या फिर यहां पर ये कोवैलेंट बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है, अब इसको हम इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? कि बॉन्ड ब्रेक करें, इसका इलेक्ट्रॉन इसका दे दें और इसका इलेक्ट्रॉन इसको, क्योंकि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, और दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसका है? सी का। एक इलेक्ट्रॉन किसका है? एक्स का, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है? कोवैलेंट। और ये किससे बनता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक बॉन्ड सी का है और एक बॉन्ड एक्स का। अब आप मान लो ब्रेकिंग कराएं बॉन्ड की, और बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे कराएं? सी का बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ब्रेक करके सी का इलेक्ट्रॉन सी को दे दे और एक्स का इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? एक्स को। तो जब आप इस प्रकार की ब्रेकिंग कराएं, अब ये ब्रेकिंग कैसी हुई? अब आपने जब बॉन्ड ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो क्या किया आपने? जिसके जितने इलेक्ट्रॉन थे उनके उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? वापस। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आप किसी एक को तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहे ना, किसको दे रहा है? दोनों को। और कैसे दे रहा है? बराबर से। तो बराबर से जब आप बॉन्ड ब्रेक करने के बाद बराबर से आप जब इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दें या जिसके इलेक्ट्रॉन है उसको उतने इलेक्ट्रॉन वापस कर दें, तो ये ब्रेकिंग कहलाई जाएगी। कौन सी ब्रेकिंग? दैट इज द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। कैसी ब्रेकिंग कहलाई जाएगी? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। कैसी ब्रेकिंग कहलाई जाएगी? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। अब आपने ब्रेकिंग कर दी, ये ब्रेकिंग हो गई, इसका इलेक्ट्रॉन इसको लौटा दिया, हैलोजन का इलेक्ट्रॉन हैलोजन को लौटा दिया। और जब आप किसी कोवैलेंट बॉन्ड की सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करेंगे तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसे कहा जाता है होमोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? होमोलिसिस या फिर होमोलिटिक फिजन। क्या नाम देते हैं इसको? होमोलिसिस या फिर होमोलिटिक फिजन। क्लियर? अब यही जो सबस्ट्रेट है, ये आपका एक सबस्ट्रेट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब मान लो सबस्ट्रेट पे फिर अटैक किया किसने? अटैकिंग रिएजेंट ने। लेकिन अब उसने क्या किया? बॉन्ड को ब्रेक कराया, या यहां पर अब जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अब बॉन्ड ब्रेक होते समय क्या हुआ? ब्रेकिंग हुई, और दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स आपने किसको दे दिए? एक्स को। किसको दे दिए? एक्स को। पर यहां पे जब आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन किसका था? सी का। एक किसका था? एक्स का। अब आपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दिए? एक्स को। सी का भी एक्स को दे दिया। तो अब ये ब्रेकिंग कैसी हो रही? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अब इस ब्रेकिंग को आप क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, बॉन्ड ब्रेक करो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसको दे दो? कार्बन को। तो आपकी जब बॉन्ड ब्रेक करे और किसी एक एटम को सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दे, तो ये ब्रेकिंग कैसी कहलाई जाएगी? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। और अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कहलाई जाती है
हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस, या इसी को कहते हैं हाइड्रोलिटिक फिजन। इसी को क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलिटिक फिजन। बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, यहां पर आ गया प्लस चार्ज और यहां पर आ गया दैट इज द माइनस चार्ज। क्लियर है कि नहीं? अब और कोई रास्ता है क्या तुम्हारे पास बॉन्ड ब्रेक करने का? भाई और कोई रास्ता है क्या? तुम अगर इधर बॉन्ड पर तुम चाहो तो वहां तो सिमेट्रिकल हो गया कोई, अब यहां पर तुम चाहो तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप बॉन्ड ब्रेक करके किसको दे सकते हो? कार्बन को। तो देखो तब भी तो आप दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को दे रहे हैं ना। तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करें और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को दे दें जो बॉन्डिंग में बने हैं, तो इस ब्रेकिंग को आप देखो ब्रेकिंग कर रहे हैं पर इलेक्ट्रॉन उसको नहीं दे रहा है। ये ब्रेकिंग कैसी हो रही है? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ब्रेकिंग के बाद। तो यहां पर बात कर रहे हैं ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो बिटवीन द एटम इन ए मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है टू वेज में। एक ब्रेकिंग होती है क्या? होमोलिसिस, या इसी को नाम देते हैं होमोलिटिक। होमो का मतलब होता है बेटा सेम, और लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करें और सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करें, सेम ब्रेकिंग करें, या होमो का मतलब होता है सिमेट्रिकल। तो जब आप बॉन्ड का ब्रेकिंग करें और कैसा ब्रेकिंग करें? सिमेट्रिकली। जिसका इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या कर दे? वापस कर दे। तो इस प्रकार के फिनोमेना को क्या बोलते हैं? होमोलिसिस या फिर होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक का मतलब सिमेट्रिकल और फिजन का मतलब ब्रेकिंग। तो जब कोई एक कोवैलेंट बॉन्ड कैसा ब्रेक हो? सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली मतलब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जिसका इलेक्ट्रॉन है उसको क्या हो जाए? वापस। तो इस प्रकार की ब्रेकिंग को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। और सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए होमोलिसिस या फिर होमोलिटिक फिजन। क्लियर है कि नहीं? अब इधर आ जाओ। जब आप बॉन्ड को ब्रेक करें और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों के दोनों या जितने भी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं वो किसी भी एक एटम को प्रोवाइड कर दें, एनी ऑफ द बॉन्डेड एटम, चाहे ये, तो इस प्रकार का ब्रेकिंग कहलाया जाता है अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। और अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिसिस या फिर हाइड्रोलिटिक फिजन। और वैसे भी हाइड्रो का मतलब होता है डिफरेंट या फिर अनसिमेट्रिकल। तो जब अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो कोवैलेंट बॉन्ड का या अनसिमेट्रिकल फिजन हो कोवैलेंट बॉन्ड का, तो ये ब्रेकिंग कहलाया जाता है क्या? दैट इज द हाइड्रोलिसिस। और जब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो तो ये कहलाया जाता है क्या? होमोलिसिस। तो घबराहट, कमजोरी किसी को, कोई डाउट है क्या? तो कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो किस प्रकार से ब्रेक होता है? दो प्रकार से, एक होमोलिसिस और एक हाइड्रोलिसिस। तो पहले आप इतना लिखो, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। पहले होमोलिसिस और फिर हाइड्रोलिसिस। नोट करें। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। और भैया बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में? कोवैलेंट बॉन्ड। आज जो क्लास में प्रेजेंट होगा उसको ही समझ नहीं आएगा आगे चल। आज जिसकी क्लास खत्म उसका समझ लो मामला खत्म, फिक्स है। क्योंकि ये बेसिक बात है, क्लास में जो बोल रहा हूं ना ये नहीं छूटनी चाहिए। अगर किसी को नहीं आता सब्जेक्ट उसके लिए बात कर रहा हूं। जिसको आता है वो तो मैनेज कर लेगा, पर जिसको 0/सन्नाटा है उसका छूटेगा तो कैसे मैनेज होगा? लेकिन कुछ नहीं सोच रहे, रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, मैं अच्छा काम कर दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा पैसा लूंगा लेकिन 5 रुपया पर रिकॉर्डिंग। इसको चाहिए होगा मैसेज करेगा ना, मैं बोलूंगा मेरा पेटीएम नंबर ये है, पहले 5 रुपया डालो तब रिकॉर्डिंग मिलेगी। तुम्हें चाय पानी का खर्चा भी चलेगा। गरीब आदमी है, पैसे
पैसे का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कम से कम जितना पैसा दुनिया में सब मेरे पास आ जाए। मैं तो काम चलाना ही नहीं है। जिंदगी मुझे ज्यादा काम है, मैं 5-6 देश खरीदना है बस, छोटे छोटे देश खरीदूंगा बस, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तो वहाँ मेरी सरकार चलेगी, भूटान। सोचता हूँ साला पढ़ाना नहीं था तक मैं सांसद या विधायक बन गया होता। एक बार सांसद बन गया होता तो प्रधानमंत्री बनने में मेरे को टाइम नहीं लगता। सही बता रहा है, मैं तो प्योर भ्रष्टाचार करता। मैं बोलता देखो भाई इतना पैसा है, मैं सबको 500 करोड़ रुपए देता हूँ, सदन में बहुमत चाहिए, 542 में कितने चाहिए सांसद, आधे कर दो, आधा प्लस 1 ना, 454 है ना लोकसभा की संख्या, 454 में कितना हो गया, 272 होता है ना, 273 चाहिए। $540, 554 है, 545 है, 500 मतलब 273 चाहिए लोकसभा में सरकार बनाने के लिए। तो मेरे को क्या 272 ही तो सांसद खरीद लेते, एक तो मैं खुद हूं ना। और भाई यहाँ हर आदमी बिकता है, बोली लगाने वाला आदमी चाहिए बस। सबको बोलता भैया तुम 5-5 हजार करोड़ रुपए लो, वोट हमको ही देना। प्रधानमंत्री का दावेदार लोकसभा में सीधा राष्ट्रपति के सामने बहुमत के लिए पहुंच जाता है भाई। देखो हमारे पास पूरा समर्थन है, 273 सांसद है, सरकार हमारी बनी। एक बार सांसद बनूं पक्का ऐसा तो होगा। और क्या सब लालची लालची लोग भर लूंगा अपनी कैबिनेट में, है ना, पूरा देश का पैसा लेके भाग जाऊंगा मैं तो, है ना। ऐसे इमरान खान भाग गया ना, वो सब बीवियों को पैसा दे दिया, अपनी 3 ठोगी भी लंदन में रहती है और एक पाकिस्तान रहती है, कनाडा में, एक इंग्लैंड में, कितनी ठोगी भी है उसकी। इमरान खान कितनी बीवियां हैं तुम्हारे यहाँ, ये अच्छा है, कई सारी बीवियां हो जाती है एक आदमी, कोई टेंशन ही नहीं उसको, है ना। क्या 3-4 ठोगी भी है उसकी। नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस होमोलिसिस बराबर। कानपुर में माचिस का नाम सही है, मैं कभी कभी सोचता हूँ सही नाम रखा तो उन्होंने माचिस, जिंदगी में आग लगाती, सच में आग लग जाती है। तो पूरी प्रिपरेशन करके आना, मैं 1-2 क्वेश्चन बना के लाऊंगा। दूसरी बार ऐसा कि ऐसी बार मैं पूछा कौन सा सोल्यूशन मीठा है, दूसरा वाला उनको टेस्ट ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। उसमें तो आधी क्लास मीठा मीठा चल रहा है, बोले दूसरा मीठा, पहला बोले कुछ नहीं। मैं कहा शुगर दोनों पड़ी है, दोनों ही मीठे होंगे। वो अलग बात है, एक कम था एक ज्यादा था। हो गया, चल हेडिंग डालो, होमोलिसिस। वैसे हमारी ख्याल से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं, इसको ऐसी कंपैरेटिवली पढ़ सकते हैं पूरा। लिख ले क्या भाई, ऐसे ही करते हैं, दोनों साथ साथ याद होते रहेंगे। चल काम अच्छा लिख, तो ऐसे ही करते चलिए। क्या हेडिंग लिखो, डेफिनेशन लिखो,
सिमेट्रिकल, नीचे लिखते जाओ, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड होमोलिसिस। एग्जाम्पल और बना दो, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे ये क्लोरीन क्लोरीन है, इनको हमने सनलाइट में डाल दिया तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, क्लोरीन अलग, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए, दोनों क्लोरीन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। क्लियर? छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लेना। अब होमोलिसिस जब होता है तो क्या होता है बेटा, जिसका जितना इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड ब्रेकिंग करने के बाद उसका उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, वापस रिटर्न। तो फिर देखो यहां पर एक ऐसी स्पीशीज बन जाती है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स। तो पीछे वाले में देखना जहां पे तुमने ऐसे बनाया था CH3 या सॉरी CH3 नहीं S और X ऐसे। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को हम वहीं पे लिखना, ये पॉइंट ऑड इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑड इलेक्ट्रॉन्स। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होती है उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि होमोलिसिस जब होती है तो यहाँ पर अब बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो मिलते थे उन्हें क्या बोलते थे, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन बनते हैं, फ्री रेडिकल या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिन्हें क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो वहां पे लिख लेना कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और देखो जब यहाँ पे ब्रेकिंग हुई थी तो यहाँ पे क्या बना, दैट इज पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज स्पीशीज। और पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं, आयंस। तो बेटा हाइड्रोलिसिस का बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद हाइड्रोलिसिस में इंटरमीडिएट कौन बनते हैं, आयंस। या हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको इंटरमीडिएट के फॉर्म में कौन मिलता है, आयंस। और होमोलिसिस में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दैट इज फ्री रेडिकल। तो होमोलिसिस से कौन सा इंटरमीडिएट मिलता है, फ्री रेडिकल। और हाइड्रोलिसिस से आयंस। अब ये आयंस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन बोलेंगे, निगेटिव चार्ज है तो कार्बो एनायन बोलेंगे, दैट इज आयंस बनेंगे। चलो और एग्जाम्पल देखो इसका, हटा दे इसको और एग्जाम्पल बनाओ इसके। जहां पे होमोलिसिस देखने को मिल रही है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग मिल रही है। तो जैसे आपने ये एक है प्रोपीन ली, एल्कीन है, इसकी रिएक्शंस आप HBr से करा रहे हो, इससे करा रहे हो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या पेरोक्साइड की प्रेजेंस लाए। एक काम करो, पूरा रिएक्शन से मतलब को पेरोक्साइड ही लिख दो, जिससे ठीक है, पेरोक्साइड देखो कराई, इंटरमीडिएट बने, बॉन्ड ब्रेक कराया यहाँ पे पेरोक्साइड में आके, और ब्रेक बॉन्ड कराया सिमेट्रिकली। इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हुआ। तो ये बन के तैयार हो गया फिर से एक फ्री रेडिकल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये मीथेन है, इसका मैंने सनलाइट के साथ रख दिया इसको। तो यहाँ पे जो बॉन्ड था कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिमेट्रिकली ब्रेक हुआ तो बना CH3 फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। क्लियर? आ गया। आयंस किसके इंटरमीडिएट होते हैं, हाइड्रोलिसिस के। फ्री रेडिकल किसका इंटरमीडिएट होता है, होमोलिसिस। क्या बोलेंगे इधर, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ। पूरा लर्न करके आएगा चैप्टर का लिए। और केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोग पढ़ के आना, क्या अभी बताता हूं, ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिटिक फिजन। इसका एग्जाम्पल दो।
इसलिए Cl3 तो बॉन्ड ब्रेक कराया इसने अनसिमेट्रिकली। तो अब क्लोरीन का दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन गया एक, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट देखें, ये अपने पास एल्किल हैलाइड है। कौन है भाई? एल्किल हैलाइड। इसको आपने क्या किया? पोलर सॉल्वेंट में डाला। तो देखो पहले तो जरा देखो, जब ये एल्किल हैलाइड प्रेजेंट होगा तो ये कार्बन, ये हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब आपने पोलर सॉल्वेंट में डाला, तो पोलर का मतलब H+ OH माइनस, मान लो पानी, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर ले लेते तो पानी है, तो फिर पानी आएगा, जुड़ेगा तो एनर्जी निकलेगी, तो फिर बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक। पर बॉन्ड बेटा कैसे ब्रेक होगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? ज्यादा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन से ले जाएगा बॉन्ड ब्रेक करने के बाद। तो देखो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है अनसिमेट्रिकली। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। नेक्स्ट देखो, CH3MgBr या MgX, RMgX। जरा देखो इसको पोलर सॉल्वेंट में डाला। देखो जरा, इसको पोलर सॉल्वेंट में डाला भाई, समझो जरा ध्यान से। अब ये RMgX से इसको पोलर सॉल्वेंट में डाला तो क्या हो रहा है? ये कार्बन, ये मेटल, कार्बन मतलब नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी? ज्यादा, मेटल की कम, तो इन दोनों के बीच में कौन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा? कार्बन। तो इस पे पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। अब पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो इसका पानी जुड़ेगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही ले जाएगा। तो अब देखो इस पे R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव या XMg पॉजिटिव आयंस बन रहा है। क्लियर? नोट करिए, एग्जाम्पल बना। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कहेंगे? होमोलिसिस। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कहेंगे? हेट्रोलिसिस। कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितने रास्ते हैं? बोलो। दो। कौन कौन से? या तो बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दो, या फिर दोनों के इलेक्ट्रॉन किसी एक को दे दो। एक को दे देंगे तो क्या बोलेंगे? दोनों को अपना अपना होमोलिसिस में इंटरमीडिएट, हेट्रोलिसिस में इंटरमीडिएट। हाँ, यस, नोट कर, मना करना। सबसे बेहतरीन चैप्टर में से एक, आसान और मजेदार, पढ़ने में अच्छा लगता है। रिकॉर्डिंग हो रही, सब कुछ हो रहा होगा। हमारा काम क्या था? डराने वाला दुनिया में एक ही था, मेरा पिताजी। चला गया 2015 में, टेंशन नहीं रहता। डरना चाहिए साला, तब मुंह सनक जाओ, गुस्सा आ जाओ, कहाँ कहाँ पिटाई हो बता नहीं सकते। मतलब ऐसी जगह मारते दिखा भी नहीं सकते किसी को, है ना? खतरनाक पिटाई होती है। तो क्लास 12 के बाद कई पिटाई, क्लास 12 तक मैंने खाया है। 12 तक तो अभी पहले तो मारते थे वे, पढ़ाई ना करो घर पे तो तुम सुबह सो रहे हो तो साला को बाल्टी उठा के पूरा पानी डाल दे। मैं जब कानपुर से घर जा रहा तो कभी 9 बजे से पहले उठा ही नहीं, पढ़ाई करनी नहीं थी, सो ही लूं भैया अच्छे से। उनको ऐसा लगता था ये नासपिटा यहाँ सो रहा है तो कानपुर में क्या पढ़ाई करता होगा।
घर वालों को बड़ा डाउट होता है इस बात में, हमको कैसे समझाएं कि हम वहां रात भर पढ़ाई करते हैं उस साथ में। और मार सच्चे आते तो तुमको शक नहीं होता था, नहीं पढ़ाई करता, फिर भी घर आते बहुत भाई। सुबह उठ के नहीं घर पे गए तो लोग आफत आ गई उस दिन मेरी। बाप बाप होता है। हो जाएगा नोट जल्दी तो बताना। हो गया भैया सबका? कोई मान मूर्ति मान पुरुष बैठा हो तो बता। ये सब अंदरवाल बैठी है अभी, पंथ है भैया करवाना। हो गया? चल नेक्स्ट आगे लिखो इसमें। अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन। कौन कौन सी? तो फेवरेबल कंडीशन जिसकी है उसकी उसमें लिखना। पहले मैं फ्री रेडिकल की फेवरेबल कंडीशन लिखा रहा हूं पूरी की पूरी, फिर लिखाएंगे या पहले होमोलिसिस में फिर फेवरेबल कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन होमोलिसिस को फेवर करेंगी और कौन कौन सी कंडीशन हेट्रोलिसिस को फेवर करेंगी। तो आइए एक एक करके दोनों को समझा जाए। क्लियर? कौन कौन सी प्रॉपर्टी होमोलिसिस को फेवर करेंगी एंड कौन कौन सी प्रॉपर्टी हेट्रोलिसिस को फेवर करेंगी। चलो देखिए पहली प्रॉपर्टी, पहली फेवरेबल कंडीशन हेडिंग डाल देना फेवरेबल कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन इसको फेवरेट करेंगी, मतलब उसको फायदा पहुंचाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी, ये जो होमोलिसिस होती है जनरली टेक्स प्लेस इन गैसियस मॉलिक्यूल। जनरली ये किस प्रकार के सबस्ट्रेट में होती है? गैसियस सबस्ट्रेट में एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें गैसियस सबस्ट्रेट में, और अगर गैसियस सबस्ट्रेट नहीं है कोई अदर सबस्ट्रेट है तो उसके लिए हमेशा क्या रहना चाहिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए? नॉन पोलर। मान लो ये एक सबस्ट्रेट है, अब मान लो इस सबस्ट्रेट में इन दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर पाएगा ना ये। अब आपने मान लो पोलर सॉल्वेंट ला दिया। क्या ला दिया? पोलर सॉल्वेंट। ऐसे मान लो पानी ला दिया H+OH-। तो अब देखो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव गलती से मान लो इधर लेके आ गए तुम इस पानी को H+OH-। क्लियर? तो अब देखो ये क्या करेगा? H+ इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो हो सकता है पार्सली हो सकता है इस पे नेगेटिव चार्ज ला दे, इस पे क्या ला दे? पार्सली पॉजिटिव। क्या करा दे यहाँ पर? दैट इज इसका ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका इंड्यूस्ड डाइपोल बना दे। और अगर इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया तो फिर अब जब बॉन्ड ब्रेकिंग करने जाओ तो हो सकता है क्या हो जाए? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक को मिल जाए, तो फिर ब्रेकिंग कैसे हो जाएगी? अनसिमेट्रिकल। तो यहां पर हम जनरली अब नॉन पोलर सॉल्वेंट ला देंगे। कैसा है? नॉन पोलर, लाइक CCl4 ला दिया हमने, या मान लो कार्बन डाइसल्फाइड ला दिया CH2। ये प्रकार के कार्बन डाइसल्फाइड CCl4 मान लो ये पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट लाए, तो भैया इनमें कोई चार्ज नहीं है। दिस इज द कार्बन डाइसल्फाइड, ना कार्बन के ऊपर कोई चार्ज ना सल्फर के ऊपर कोई चार्ज, क्योंकि यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट कैसा है? 0। और जब नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ 0 हो जाएगा तो जरा समझो ध्यान से, तो ये लेके आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है ही। अब ना ये इसके ऊपर चार्ज ला रहा है ना इसके ऊपर चार्ज ला रहा है, तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई अट्रैक्शन से नहीं कर रहा, ना ये। तो भैया वो कहेगा तुम अपना ले लो, हम अपना ले लेते हैं, हम दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन है नहीं, तो भाई सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करो। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करने का यहाँ कोई
मतलब ही नहीं। तो फिर जनरली टेक्स प्लेस कहां पे होती है? गैसियस मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर करता है? होमोलिसिस करने के लिए। गैसियस मॉलिक्यूल में जनरली कौन क्या देखने को मिलेगा? होमोलिसिस। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ, दूसरा प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड, लाइट में आपकी सनलाइट, लाइट में कौन सी लाइट? सनलाइट लेनी है तुम्हें, और कोई सी लाइट नहीं। सनलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट और परऑक्साइड। अब परऑक्साइड में आप हाइड्रोजन परऑक्साइड ले सकते हो H2O2, या फिर ऑर्गेनिक परऑक्साइड ले सकते हो। और ऑर्गेनिक परऑक्साइड का फार्मूला तुमसे कोई पूछे तो ROOR, ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड का फार्मूला है। तो सुनो ध्यान से, दूसरी कंडीशन, ये होमोलिसिस के लिए। अबे तुम लोग फिर गड़बड़ कर रहे हैं। होमोलिसिस तो ऐसे ही लिखना चाहिए था ना, होमोलिसिस की जब लिख रहे हैं। अरे ये कुछ भंगेड़ी ऐसे बैठी ना, भांग खा के आई हो क्या? इनको भी देखो, ये भंगेड़ी बैठे भांग खा के, ये भी आए हैं ना इधर। ये तो नहीं खा के आए, हाँ ये नहीं खाई है भाई। वो शंकर जी वाला त्योहार आ रहा है ना, शिवरात्रि, हर हर महादेव, वहां तो चलती है ना भांग, बढ़ती है। महिलाएं भी खाती होंगी, खाती है? कौन कौन खाती है? हंसी आती है कि रोना आता है भांग खाने के बाद? किसको हंसी आती है? भांग खाने के बाद भांग का नशा बहुत बेकार होता है। जो होता है पर वही होता रहता है। रो रहे तो फिर रोते रहेंगे, हंस रहे तो हंसते रहेंगे। मान लो किसी को गाली दे रहे तो गाली ही देते रहोगे, है ना। मान लो किसी को कंटाप मार रहे तो कंटाप भी मारते रहोगे। फिर तुमको बंद कमरे में फिर दीवार में ही मारते रहो तुम अपने हाथों को। बहुत बुरा होता है ये, तो कभी करनी नहीं चाहिए, है ना। कितने लोगों ने अच्छा किया ऐसा? रोया कौन है भांग खाने के बाद? कोई है? रोती रहते, फिर पता नहीं पूछते रहते घर वाले क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता हम कर क्या रहे। वो तो फिर बताते बाद में 2 दिन बाद, अभी तुम तो बहुत रोते। हाँ ऐसा क्या है? आ भाई, तो प्रेजेंस ऑफ हेल्प, प्रेजेंस ऑफ हेल्प करती है किसको? होमोलिसिस को। हेल्प का मतलब क्या हो गया? हीट, H4 हीट, E4 इलेक्ट्रिसिटी, L4 लाइट, P4 परऑक्साइड। तो हेल्प की प्रेजेंस किसको फायदा देगी? होमोलिसिस को। नेक्स्ट बात करें प्रेजेंस ऑफ टेट्राइथिल लेड, टेट्राइथिल लेड। इसका फॉर्मूला होता है C2H5 का होल 4 टेट्रा। ये इथिल लगे 4 तो टेट्रा, और लेड का फॉर्मूला Pb। तो ये फॉर्मूला होता है इसका C2H5 का होल 4 Pb। और इसको याद रखना, एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड की तरह यूज करते हैं। कौन सा कंपाउंड? एंटी नॉकिंग कंपाउंड। अब आज के जमाने में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, नई गाड़ियां आती है, इतने अच्छे इंजन आ रहे हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले के जमाने की जो गाड़ियां होती थी, स्कूटर होते थे, राजदूत स्कूटर वगैरह रहते थे पुराने जमाने के, तो उनको सुबह सुबह स्टार्ट करो तो खट खट की आवाज आती थी, उनके इंजन से आती थी कि नहीं। तो उस इंजन में खटखट की आवाज ना आए तो क्या होता है, जो ऑयल होता है उसमें लेड मिला के रखते हैं, ये होता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड। उस नॉकिंग को क्या कर देता है, ये खत्म करता है, वो खटखट को खत्म करता है। तो खटखट को नॉकिंग बोल रहे, तो नॉकिंग को खत्म करने वाला क्या हो जाएगा, एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो इसको एंटी नॉकिंग कंपाउंड मतलब इंजन, और ये यूज किया जाता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड, और यूज्ड इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, इन सब में। आप देखते हो कि पेट्रोल पंप पे जाओगे 2 प्रकार के पेट्रोल रहते हैं, एक लेड युक्त और एक विदाउट लेड युक्त। देखा है, लिखा होता है शीशा युक्त और विदाउट शीशा युक्त। तो जो शीशा युक्त है, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, खटखट की आवाज आती है, तो आपको यही वाला ऑर्डर आना चाहिए। कौन सा, ये वाला। इसमें नॉकिंग नहीं आएगी, क्योंकि इसमें नॉकिंग
कम करने के लिए क्या डाला गया है, टेट्राइथिल लेड। तो क्या बोला गया है, प्रेजेंस ऑफ टेट्राइथिल लेड, डाइएजोमीथेन, डाइएजोमीथेन, डाइएजोमीथेन का फार्मूला ये है, दिस इज कॉल्ड डाइएजोमीथेन। ये देखो एजो लिंकेज लगी है, नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड द्वारा नाइट्रोजन, मैंने बताया था नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा हो, इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, एजो लिंकेज। अब इसमें डाइएजोमीथेन बोलते हैं इसको, CH2N2, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे CH2N2। तो प्रेजेंस ऑफ टेट्राइथिल लेड, डाइएजोमीथेन, ये भी फेवर करती है किसको, होमोलिसिस को। तो टेक्स प्लेस इन गैसियस मॉलिक्यूल, नॉन पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, ये भी फेवर करती है किसको, होमोलिसिस को। प्रेजेंस ऑफ टेट्राइथिल लेड, ये भी फेवर करती है किसको, टेट्राइथिल लेड एंड डाइएजोमीथेन, ये भी फेवर करती है किसको, होमोलिसिस को। नंबर 4 पॉइंट। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये दो एटम है, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है या बिल्कुल बराबर है या 0 है, बेटा बात मत करो, यहां कंसंट्रेशन रखो। क्या बोला जा रहा है, ये दो एटम है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है, दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है, बहुत कम या 0, तो फिर बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो भाई कोई अट्रैक्शन नहीं इन दोनों की इलेक्ट्रॉन पर एक दूसरे का, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। और गलती से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं हुआ, थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई किसी की भी ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। मान लो इसने अट्रैक्ट कर लिया माइनस, इस पे प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्टिव है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कौन ताकत लगाएगा पहले इलेक्ट्रॉन को खींचने की, बी की ए, बी, तो फिर बॉन्ड कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ब्रेक। तो बॉन्ड ब्रेक करना है आपको सिमेट्रिकल, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा रखना पड़ेगा, कम या फिर कैसा, 0। तो 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो या फिर बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो क्या पॉसिबल हो सकती है, होमोलिसिस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर है तो फिर कभी भी होमोलिसिस नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, हेट्रोलिसिस। तो चौथी कंडीशन क्या है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0 और नियरली 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होना चाहिए, 0 या फिर 0 के बिल्कुल नियर। दैट इज, कहने का मतलब लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस केस विल बी होमोलिसिस। जनरली ब्रेकिंग कैसी होगी, सिमेट्रिकल, मतलब क्या हो जाएगा, होमोलिसिस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो केस, मतलब ब्रेकिंग को क्या कर, कैसी ब्रेकिंग हो जाएगी, केस विल बी होमोलिसिस। केस विल बी, केस हो सकता है कैसा हो जाए, या केस होगा कैसा, होमोलिसिस का, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो जाएगा। 4 कंडीशन हो गई, 2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लिख गया, वो एक साथ हो, तो एक बच्ची बस लास्ट 5 मिनट। तो प्रेजेंस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल में जनरली होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट सपोर्ट करता है इसको। और कौन सपोर्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ टेट्राइथिल लेड, डाइएजोमीथेन, और ये भी उसको हेल्प करता है। प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, ये भी जनरली क्या फॉर्मेशन कराएगा, फ्री रेडिकल, मतलब बॉन्ड कैसा ब्रेक होगा, सिमेट्रिकली, होमोलिसिस होगी। हो गया, नोट हो गई। नेक्स्ट कंडीशन सुनेंगे जरा। अब कहते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फ्री रेडिकल। मान लो कोई बाहरी फ्री रेडिकल हो आ जाए, तो मैंने कहा था फ्री रेडिकल आपका अटैकिंग रिएजेंट की तरह भी काम करता है और इंटरमीडिएट की तरह भी। फ्री रेडिकल ऐसे हैं कि वो दोनों की तरह काम करते हैं, अटैक भी कर देते हैं और इंटरमीडिएट की तरह भी काम कर रहे हैं। अब मान लो कोई सबस्ट्रेट लेके आ गए, क्या लेके आ गए, सबस्ट्रेट, और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसी है? कम। अब आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं लिया, हीट भी नहीं लिया, लाइट भी नहीं लिया, पेरोक्साइड भी नहीं लिया, डायजोमीथेन भी लिया, टेट्राएथिलाइड भी नहीं लिया, पर एक एक्सटर्नल फ्री रेडिकल लेके आ गए आप। क्या लेके आ गए? एक्सटर्नल फ्री रेडिकल। तो ये एक्सटर्नल बाहरी है, ये अभी बना नहीं है रिएक्शन अभी हुई नहीं, अब इसी से अटैक करा रहे तुम एक्सटर्नल फ्री रेडिकल से। तो कहते हैं कि अगर कोई बाहरी फ्री रेडिकल है, वो रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो वो भी फेवर करता है फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को, दैट इज किसको? होमोलिसिस को। फ्री रेडिकल कब बनेंगे? जब बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी होगी? सिमेट्रिकल। तो क्या बोला जा रहा है? प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल बाहरी रिएक्शंस वाले नहीं जो बनने हैं, वो नहीं, जो पहले ही से टले हो। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फ्री रेडिकल फेवर द होमोलिसिस। और या फिर देखो करा दिया उन्होंने ब्रेकिंग, ये बना फ्री रेडिकल ए और ये बी। अब ये फ्री रेडिकल जैसा आपने डाला था वैसे ही रिएक्शंस तो बाद में मिल गया आपको, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही आपको बाद में रिएक्शंस करा दी इसने और बाहर निकल आया वैसे। अब ऐसे सब्सटेंस जिनको आप जितना अमाउंट में जैसे यूज करें और वैसी फाइनली रिएक्शंस खत्म होने के बाद वैसी और उतनी अमाउंट में मिल जाए, तो क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। अब ये रिएक्शंस कराने में हेल्प कर रहे, तो ये कौन से कैटलिस्ट होंगे? पॉजिटिव। बंद कर रहा है कि बढ़ा रहा है रिएक्शन? बढ़ा रहा है। तो क्या कर रहा है? पॉजिटिवली इफेक्ट डाल रहा है कि नेगेटिवली? पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर ये रिएक्शंस कैसे फेवर करते हैं? तो यहाँ पर फ्री रेडिकल वर्क करता है किसकी तरह? एक्ट एज ए कैटलिस्ट, एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ये है कंडीशन फेवरेबल होमोलिसिस की। तो पहली गैसियस मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर अच्छा है तो हो जाएगा, या हेल्प की रिक्वायरमेंट लगेगी, हेल्प आ गया तो बन जाएगा, डायजोमीथेन टेट्राइथिलाइड आ जाएगा तो बन जाएगा। क्लियर? अबे नास्पिटो कुछ पता नहीं रहा, वो पूरा कट गया उधर का, क्या करते हो? चलो कोई बात नहीं, बढ़िया मुबारक। हमको कौन सा देखना है? तुम लोगों को ही देखना है, हमारा कुछ नहीं जाना, सब तुम्हारा ही घाटा। हो गया? प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फ्री रेडिकल फेवर करता है इसको? होमोलिसिस। हो गया? चल आइए हेटेरोलिसिस की लिख ली जाए क्या फेवरेबल कंडीशन। हटा दे इसको, चलो जो लिख रहा है लिखो। मैं हेटेरोलिसिस की नीचे लिखता हूं, तुम लोग पैरेलल में लिखिएगा। पहली कंडीशन यहाँ पे कैसा बताओ? बॉन्ड अनसिमेट्रिकली ब्रेक करना है, तो पोलर सॉल्वेंट लाओगे कि नॉन पोलर? पोलर। तो जनरली कहां पे टेक्स प्लेस होती है? टेक्स प्लेस इन polar solvent like water, acetone, एसीटोन मतलब कीटोन, ये पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। एसीटोन का फार्मूला याद रखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो पहला टेक्स प्लेस इन पोलर सॉल्वेंट। नंबर 2, यहां पर प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। अब लेविस एसिड क्या है? ऐसी स्पीसीज जिन्हें इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। क्या है? सख्त जरूरत। तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगी अपनी तरफ, खींचेंगी तो बॉन्ड ब्रेक कैसी कराएंगे? अनसिमेट्रिकली। और लेविस बेस, प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड और लेविस बेस भी। अब लेविस बेस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे तो किसी एक को मिलेंगे दोनों। भाई डोनेट जब कोई करेगा तो एक देगा दूसरा लेगा, क्लियर है कि नहीं? तो डोनेट करना चाहेगा तब भी ब्रेकिंग कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। तो प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एंड लेविस बेस फेवर करता है किसको? हेटेरोलिसिस को। जबकि होमोलिसिस को कौन कौन फेवर करता था? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, हीट
और कैट मतलब फ्री रेडिकल डाइएज़ोमीथेन टेट्राइथिलेट, ये सब कंपाउंड। जबकि हाइड्रोलिसिस को कौन फेवर करता है? लेविस एसिड और लेविस बेस। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसका अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा है? ज्यादा। तो हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस केस विल बी हाइड्रोलिसिस। अगर हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो केस जनरली कैसा होगा? हाइड्रोलिसिस। और कम है तो कैसा होगा? होमोलिसिस। और नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट नोट करके लिखना, इसमें आयंस आर फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट। इसमें आयंस फॉर्म होते हैं एज ए इंटरमीडिएट। और उसमें कौन बनता है? आयंस। उसमें कौन बनता है? इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल। नोट कर, ये हो गया आपका क्या हो गया? पहला बॉन्ड फिजिक्स। एक टर्म क्लियर हो गया आज। काफी अच्छा बढ़िया। मुझे इंट्रोडक्शन में काफी टाइम लगता है। हो गया? कोई डाउट इतने में किसी को? चलो, ये पहला टॉपिक खत्म। नेक्स्ट फाइंड डालो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। और ये पूरा लर्न करके आना है ना, सारी बातें याद करके आना अच्छे से। और एंड डाल दो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, और इसको स्टार्ट करेंगे हम कल के लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू। कल स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट।